हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 5 को, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। तो आज की इस क्लास में हम यही देखेंगे कि किसी भी कंपनी के द्वारा उनके जो भी डिबेंचर्स रहते हैं उनको रिडम्पशन किस तरीके से किया जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब कंपनी के द्वारा अपने ही डिबेंचर को इशू किया जाता है, और जब टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, एक टाइम आ जाता है जिसके बाद जो डिबेंचर है उसको हम एक्सपायर मान लेते हैं, और उसके बाद जो डिबेंचर है उनको पेमेंट कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। जो भी डिबेंचर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनको पेमेंट कर दिया जाता है उनके डिबेंचर्स के लिए। यही कहलाता है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आज की इस क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो क्लासेस के एंड तक जरूर बने रहना। और साथ ही क्लासेस के एंड में जाके अगर आपको क्लासेस सही लगे तो क्लासेस को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर आउटलाइन देख लो। इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आज की इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, या लेसन नंबर 5 में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडम्पशन, जिसका मतलब है जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ रिडम्पशन, कि रिडम्पशन का यहाँ पे हम मीनिंग को समझेंगे। देन उसके बाद है सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन का मतलब है कि जब किसी भी कंपनी के द्वारा रिडम्पशन किया जाएगा अपने डिबेंचर्स का, तो वहाँ पर कंपनी के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि चाहे तो कंपनी अपने फ्रेश इशू में से रिडम्पशन कर सकते हैं, अपने कैपिटल में से रिडम्पशन कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट में से जो भी एक अमाउंट बनता है उसको प्रॉफिट में से निकाल के रिडम्पशन कर सकते हैं, जिसमें सिंकिंग फंड मेथड का यूज़ किया जाता है। और जो लास्ट है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, इसमें क्या होता है कि जो डिबेंचर है उनको पेमेंट ना करके उनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। चाहे वो पूरे के पूरे डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवा ले, चाहे वो आधे डिबेंचर की पेमेंट करवा ले और आधे डिबेंचर को अपने शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है उसको हम किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ओपन मार्केट में एक नए डिबेंचर को परचेज करके, और जो पुराने वाले डिबेंचर्स है उनको पेमेंट करके। उसके बाद जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स, कि जैसे कुछ डिबेंचर्स होते हैं जिस पे हमें इंटरेस्ट को पे करना होता है, तो वहाँ पर उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे उनकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से किया जाता है, जनरल एंट्रीज को किस तरीके से किया जाता है। तो ये पूरे जितने भी मैं आपको रीड करके बताया मैंने आपको, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस लेसन के थ्रू इस टॉपिक के अंदर आपको समझने हैं। तो वन बाय वन इन सभी को मैं डीपली तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। तो क्लासेस के एंड तक बने रहना, और बीच में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछ लेना और अपने डाउट को क्लियर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडम्पशन के चैप्टर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडम्पशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक दो लाइन में तो अभी बता दिया, लेकिन मैं आपको डीपली तरीके से बताती हूँ कि रिडम्पशन होता क्या है। अगर आपको पता है तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ से ध्यान से सुनना। रिडम्पशन का मतलब होता है ऋण पत्रों का शोधन। अब ऋण पत्रों का शोधन क्या है? ऋण पत्रों का शोधन का मतलब है जैसे कि किसी भी कंपनी में जितने भी डिबेंचर्स होल्डर है जिनको हमने डिबेंचर को इशू किया था और उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट लिया था एज ए लोन के तौर पर। अब एक टाइम आ गया जब उसको हमें पे करना पड़ेगा, तो जो एक टाइम आ गया जब उनको पे करना पड़ेगा यही कहलाता है आपका रिडम्पशन। जैसे कि मान लो अगर आप आपके पर्सनल लाइफ की बात करें, तो मान लो एक टाइम आता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपने अपने किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली फ्रेंड से या किसी से भी आपने कुछ अमाउंट को एज अ लोन पे लिया है कि कुछ टाइम के लिए मुझे दे दो और कुछ टाइम बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये किसी आपके ही किसी फ्रेंड ने आपसे लिए हैं और उसने आपसे बोला है कि मुझे इतने टाइम के लिए इतने मनी दे दो और कुछ टाइम बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो एक टाइम आता है जिस टाइम पे उसने आपसे रुपए लिया था, और एक टाइम आएगा जब वो आपको रिटर्न कर देगा या आप उसको रिटर्न कर दोगे अगर आपने लिया। तो ये जो रिटर्न करने का जो टाइम होता है, जिसको हम हिंदी में या अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं जस्ट हम पे कर दिया हमने रुपए को। लेकिन अगर हम कंपनी की तरफ से बात करें, कंपनी के लैंग्वेज में बात करें, तो उसको बोला जाता है रिडम्पशन। जो एक टाइम आ जाता है जब कंपनी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब कि कंपनी अब अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को एक तरीके से कंपनी से हटा देते हैं उनको रीपेमेंट के द्वारा। तो यही कहलाता है आपका रिडम्पशन। तो रिडम्पशन का मतलब ही है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, मतलब कि अपने दायित्व से अब डिस्चार्ज हो जाना ऑफ डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी, की कंपनी ने जो भी डिवेंचर्स को इशू किया था, अब कंपनी के ऊपर ये जो दायित्व था उससे कंपनी अब डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब एक तरीके से ये जो उनके ऊपर एक कर्ज था वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दूसरे वर्ड में किस तरीके से कह
सकते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब ही है रीपेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर, कि जितने भी डिबेंचर होल्डर है हमारी कंपनी में उन सभी को रीपेमेंट करना ही कहलाता है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये तो चलो सिंपल तरीके से मीनिंग में हो गया, जिससे आपको समझ आ जाए कि रिडम्पशन होता क्या है। अब जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसके सेक्शन 71 के सब सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी शैल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू, कि कंपनी ने अपने डिबेंचर के इशू के टाइम पे जो भी टर्म एंड कंडीशन को उन्होंने रखा था या उसको एक तरीके से पेश किया था, तो कंपनी जब रिडीम करते हैं अपने डिबेंचर्स को तो कंपनी को इन सारे टर्म एंड कंडीशन का ध्यान में रखना पड़ता है, और जो डिबेंचर्स को पे करेंगे अगर उस पर इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट को भी पे करेंगे, और डिबेंचर्स का जो भी अमाउंट बनता है इन सभी को पे करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका रिडम्पशन का। तो ये यहाँ पे जस्ट मीनिंग बताया मैंने आपको कि जिससे आपको पता चल पाए कि रिडम्पशन होता क्या है। अब हम थोड़ा सा और डीपली देखते हैं कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी जिनको अब डिबेंचर्स को पेमेंट करना है तो उनके सामने कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे कि कौन से तरीके का यूज़ करके वो अपने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है या फर्स्ट तरीका है वो है रिडम्पशन इन कैश एट द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड इन वन लम्प सम, कि कंपनी क्या करेंगे जैसे एक्सपायरी का टाइम आ जाएगा एक स्पेसिफिक पीरियड बीतने के बाद तो रिडम्पशन किया जाएगा इन कैश में किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पर भी सेम है, कैश में किया जाएगा लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, एक साथ पे नहीं किया जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा कुछ कुछ अमाउंट को। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है रिडम्पशन इन कैश बाय परचेज ऑफ आउन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट, यहाँ पर कंपनी क्या करेंगे ओपन मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर लेंगे और उस तरीके से उसका हम रिडम्पशन करेंगे। और जो लास्ट है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, इसका मतलब ये है कि अपने डिबेंचर्स को वो कन्वर्ट करवा लेंगे किसी दूसरे शेयर्स में या किसी दूसरे तरीके के डिबेंचर्स में। तो ये सारे मेथड्स हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको रीड करके बताया। अब मैं आपको वन बाय वन समझाने वाली हूँ इनके अंदर किस तरीके से डीपली कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, साथ ही साथ इसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किस तरीके से दर्शाते हैं या अपने जर्नल एंट्रीज में किस तरीके से इन सभी को हम ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको रीड करके तो बता दिया। अब ये देखो सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, यहाँ पर कंपनी क्या करेंगे एक नए फ्रेश शेयर को इशू करके और उससे जो अमाउंट कलेक्ट होगा उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। कैपिटल में से कर सकते हैं, प्रॉफिट में से कर सकते हैं, बाय कन्वर्जन कर सकते हैं। ये सारे मेथड तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब देखो जब एक टाइम था जब डिवेंचर को इशू किया गया था तो डिवेंचर को इशू तो इसलिए ही किया जाता है ताकि कंपनी के पास में एक बड़े अमाउंट में रुपए आ सके, ताकि उनका जो भी एक रिक्वायरमेंट है जो भी ज़रूरत है उनको वो पूरा कर सके। तो एक टाइम आता है जब उनको रिडम्पशन करना है, मतलब कि डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, तो यहाँ पर भी उनको बड़े अमाउंट में मनी की ज़रूरत है, क्योंकि डिवेंचर ऐसा नहीं है कि 100-200 या 1000 का हो, वो कई लाखों में भी हो सकता है और करोड़ों में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी है। तो ये फिर भी इसके लिए चाहे वो लाख हो चाहे 1000 हो, जितने भी हो बड़े अमाउंट में ही चाहिए होता है। इस वजह से कंपनी को काफ़ी सारे ध्यान रखना होता है कि कंपनी किस किस तरीके से अपने डिवेंचर्स को पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे जिसमें फ्रेश इशू किया जाएगा, मतलब कि एक नई तरीके से शेयर को इशू करके उससे जो अमाउंट मिलेगा उससे वो उसको पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये बताएगा कि अगर कंपनी के द्वारा इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है या इस मेथड को फॉलो किया जाता है तो यहाँ पर सिंपली रिप्लेस किया जाता है लोन कैपिटल को बाय आउन कैपिटल से, और इस तरीके से जो वर्किंग कैपिटल है वो इंटैक्ट रहता है, सेम रहता है, और यहाँ पे जस्ट एक सिक्योरिटी के तौर पर रिप्लेस किया जाता है और जिससे उनका रिडम्पशन हो पाता है। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो जो ब्लैक सारे तो ब्लैक से ये, बट ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, थोड़े से बोल्ड है, ये इसलिए दिखाया है क्योंकि ये कंपनी एक्ट को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल होता क्या है। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन अपने कैपिटल में से जो अमाउंट है उसको निकाल के देन उसके बाद रिडीम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। जैसे
कि एक टाइम पे, जैसे कि मान लो अभी जो भी ईयर चल रहा होगा किसी भी कंपनी में, तो कंपनी क्या करेंगे, साल के एंड में जो भी उनके पास में कैपिटल है उसमें से अमाउंट को निकाल लेंगे, जितना भी डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करना है, और उस अमाउंट को यूज़ करके पेमेंट कर देंगे। यही कहलाता है आपका आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन इसमें जो कंपनी एक्ट है इसमें कुछ रोक भी है, या कह सकते हैं कि कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है, देन उसके बाद ही कोई भी कंपनी रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 71 के सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो कंपनी है ये इस चीज़ की प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं ये रूल ही है ऐसा कि जब भी कंपनी आउट ऑफ कैपिटल में से रिडीम करेंगे, मतलब कि जब कंपनी ने ऐसा सोचा है कि हम अपने आउट ऑफ कैपिटल में से अपने डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेंगे, तो उस कंडीशन में एक रूल है जहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं डीआरआर। अब डीआरआर का मतलब क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये अकाउंट कंपनी को बनाना होता है ताकि कंपनी जब पेमेंट करेंगे आउट ऑफ कैपिटल में से, तो कंपनी उससे पहले के सालों में क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल के हर साल अपने डीआरआर में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ आपको कि जैसे कि कंपनी ने ऐसा सोच लिया कि हम अपने आउट ऑफ कैपिटल में से रिडेम्पशन करेंगे, तो उस कंडीशन में कंपनी को एक अकाउंट बनाना होता है जिसको हम डीआरआर बोलते हैं शॉर्टकट में, और जिसका पूरा नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ अमाउंट को लेके इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये जो पेमेंट है इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में जाके इसको पेमेंट किया जाता है, और इस अमाउंट को बाद में क्रेडिट किया जाता है किसी दूसरे अकाउंट में भी, जैसे कि जनरल रिजर्व में भी आगे बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर जस्ट आप ये सोचो कि जब भी आउट ऑफ कैपिटल किया जाएगा तो डीआरआर अकाउंट को बनाया जाएगा जिसमें प्रॉफिट में से हर साल पेमेंट किया जाएगा, और ये जो पेमेंट किया जाएगा, जो आपके डीआरआर अकाउंट में बैलेंस रहेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए ही यूज़ किया जाएगा, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कोई कंपनी है जिन्होंने डीआरआर अकाउंट को बना रखा है, उसमें उनका अच्छा खासा रुपए भी है, बैलेंस भी है, मान लो लाख के ऊपर हो सकता है, तो कंपनी के पास में इतना बड़ा अमाउंट है, तो कंपनी के मन में अगर कुछ टाइम बाद ऐसा आता है कि चलो हमारे डीआरआर अकाउंट में इतना ज़्यादा बैलेंस है, क्यों ना इसका यूज़ करके हम इन्वेस्टमेंट कर ले, या क्यों ना इसका यूज़ करके हम किसी एसेट्स को परचेज कर ले, तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर रोक है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आते हैं। कंपनी इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने डीआरआर अकाउंट को बनाया है तो वो डीआरआर अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस वजह से यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिखाया। तो इसको आप एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ लिखना। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है उसका वेटेज बढ़ जाता है। मतलब कि वेटेज का मतलब ये है कि जो चेक करने वाले टीचर है उनको लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको अच्छे से नॉलेज है इनके बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कंपनी रूल 2014 के सेक्शन 18 के सब सेक्शन 7 के अंदर बात करें तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है या दूसरे बैंकिंग कंपनी है जो कि आपके डीआरआर में को बनाने में हेल्प करते हैं, या बोल सकते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है सिर्फ वही इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, जो कंपनी है इन दोनों कैटेगरी में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसको फुल्ली रिडीम करना हो आउट ऑफ कैपिटल में से, चाहे हाफ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब आउट ऑफ प्रॉफिट में से नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट में से जो अमाउंट है, रुपए है, उसको निकाल के रिडीम कर देना। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट आते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। क्या ध्यान में रखना होता है? जैसे कि जब भी आपका रिडम्पशन किया जाएगा डिबेंचर्स का आउट ऑफ प्रॉफिट में से, तो कंपनी क्या करेंगे, हर साल प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ अमाउंट को रिटेन कर लेंगे। रिटेन का मतलब होता है रोक के रख लेना, उसको डिवाइड नहीं करना या उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास में उसको इकट्ठा कर लेना। ये होता है आपके आउट ऑफ प्रॉफिट में से। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट को रोक के रखा जाता है कुछ टाइम तक, तो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। मतलब कि जैसे कि अगर कंपनी ने ऐसा सोच रखा है कि हम आउट ऑफ प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगे अपने डिबेंचर्स का, तो कंपनी हर साल जो भी अमाउंट को निकालेंगे अपने प्रॉफिट में से रिटेन करके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डीआरआर अकाउंट में। और हो सकता है कि इसको हम दूसरे तरीके से भी रोक सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट में भी। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये आपका डिविडेंड के लिए अवेलेबल रहता है, तो इसी को निकाल के हम
आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए रख लेते हैं कि इसको बाद में जाके हम रिडम्पशन कर देंगे। तो अभी तक यहाँ पे मैंने जब भी आपको समझाया तो मैंने आपको बताया डीआरआर मतलब कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब मैं आपको बता देती हूँ कि डीआरआर है क्या। तो इसका पूरा नाम तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आ चुका है। इसका पूरा नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद में देखो ये एक एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 71 के सब सेक्शन 4 के अंदर, कि ये जो प्रोवाइड किया जाता है ये तभी प्रोवाइड किया जाता है जब किसी भी डिबेंचर्स को पेमेंट करना हो किसी भी कंपनी के द्वारा, कि जब उन्होंने सोचा है कि हम अपने डिबेंचर्स का पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर कंपनी के द्वारा इस अकाउंट को क्रिएट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और ये जो अकाउंट बनाया जाता है इसमें जो अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं ये हमेशा हम प्रॉफिट में से करते हैं, जो कि प्रॉफिट आपके डिविडेंड के लिए रखा जाता है कि उसको हम अपने जिनके बीच में भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उनके पास में डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें से रिटेन करके थोड़े ना थोड़े अमाउंट को हर साल ट्रांसफ़र किया जाता है डीआरआर अकाउंट में। तो इसी को हम बोलते हैं डीआरआर अकाउंट, जो कि आपके डिबेंचर से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो रूल नंबर जो 18 के सब सेक्शन 7 में आ रखे कंपनी रूल 2014 के अंदर, यहाँ पर जो डीआरआर अकाउंट है इसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे कि ऐसे तो हमें पता है कि जो डीआरआर है वो आपके डिबेंचर रिडेम्पशन रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन आते हैं जिसको किसी भी कंपनी के द्वारा फॉलो करने होते हैं, या कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसके थ्रू डीआरआर को मेंटेन किया जाता है। तो वन बाय वन इन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है ये यही है कि जब डीआरआर को बनाया जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जब भी क्रिएट किया जाएगा तो ये हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट में से किया जाएगा। ध्यान में रखना, डीआरआर को जब भी क्रिएट किया जाएगा तो उसमें जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र होकर आएगा। जैसे कि मान लो अगर आपने कहीं पर सेविंग किया है तो आप अपने तरफ से रुपये को लेके किसी जगह पर ट्रांसफ़र करोगे, जैसे चाहे आपका बैंक हो सकता है, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना सेव करें। तो सेम उसी तरीके से जब डीआरआर अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा तो प्रॉफिट में से अमाउंट को लिया जाएगा, कैपिटल में से या किसी दूसरे तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उसके बाद में डीआरआर के अंदर काफ़ी सारे कंडीशन आते हैं जिसको हमें फुलफिल करना होता है। जैसे कि अगर डीआरआर को रिक्वायर किया गया है डिबेंचर इशू के लिए तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडियन बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं होते। तो डीआरआर बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में है कि कुछ दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए जो कि आपके सेक्शन 272 के अंदर आते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल हाउसिंग रजिस्टर है जो कि आपके नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी डीआरआर को ट्रांसफ़र किया जाएगा या डीआरआर के अंदर जो बैलेंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसका जो 25% है ये आपके पब्लिक इशू से आ सकते हैं, लेकिन नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर। लेकिन प्राइवेटली जो प्लेस किया गया डिबेंचर को उनके केस में डीआरआर को रिक्वायर नहीं किया जाता है। या इसके अलावा जो दूसरे हैं जैसे कुछ अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गए तो वहाँ पर डीआरआर का जो 25% है ये पब्लिक एंड प्राइवेट तरीके से इशू करके यहाँ पे हम ले सकते हैं। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है वहाँ पर जब इसको प्राइवेट के बेस पे प्लेसमेंट के बेस पे रखा जाएगा तो वहाँ पर डीआरआर के जो ट्रांसफ़र किया जाएगा 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे दिया गया है कि जब भी डीआरआर को बनाया जाएगा तो ये आपके 30 अप्रैल से पहले बनाया जाएगा और जो उसका पूरा मेंटेन है वो 31 मार्च के पहले किया जाएगा। मतलब कि 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीचों बीच में डीआरआर को पूरा मेंटेन रखा जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो हो सकता है कि जैसे कि क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते टाइम में कंपनी के पास में दो ऑप्शन रहते हैं। कंपनी चाहे तो अपने आधे डिबेंचर को भी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं और कंपनी चाहे तो अपने पूरे के पूरे डिबेंचर को भी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने अपने डिबेंचर को आधे कन्वर्ट करवाया तो उस कंडीशन में जो डीआरआर क्रिएट किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर इशू के अंडर, मतलब कि जो डीआरआर को क्रिएट तो किया जाएगा लेकिन वो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के अंदर दिखाया जाएगा। उसके बाद में
जब भी डीआरआर को क्रिएट किया जाएगा तो इसका जो यूटिलाइज किया जाएगा कंपनी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इसका जो मेन पर्पस है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ही है। इसके अलावा किसी दूसरे पर्पस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डीआरआर के अमाउंट से ना तो कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, किसी लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं, ना कहीं पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीआरआर को सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए ही रखा जाएगा, किसी दूसरे पर्पस के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ पे जाके एंड हो गया। अब आगे हमारा जनरल एंट्रीज, मतलब कि जैसे कि अभी तक हमने देखा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और साथ ही हमने देखा किस किस तरीके से इनका रिडम्पशन किया जा सकता है, सोर्सेज क्या है। अब हम देखेंगे कि इनको ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, मतलब कि रिकॉर्डिंग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, जब भी डीआरआर को क्रिएट किया जाएगा तो इस तरीके से दिखाएंगे हम, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जब इसको इन्वेस्टमेंट को डिपॉजिट किया जाएगा तो हम लिखेंगे डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, हमने इन्वेस्ट कर दिया, या उसको हम बोल सकते हैं डिपॉजिट करवा दिया। तो जब भी हमारे पास से कोई भी अमाउंट निकल जाता है, मतलब चला जाता है, तो हम उसको टू बैंक अकाउंट करके दिखा सकते हैं। चाहे वो कैश में भी जा सकते हैं, बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, बट वो हमारा क्रेडिट आ जाता है। क्योंकि ये हमने 11th-12th में ये रूल्स को पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो भी हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर दो, और जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट कर दें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि जब भी आपका रिडम्पशन का टाइम आएगा, मतलब कि एक टाइम आ गया जब आपने डीआरआर को भी कंप्लीट कर लिया, मेंटेन कर लिया, अब आपको रिडम्पशन करना है। तो रिडम्पशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। जब भी आपका रिडम्पशन एट पार किया जाएगा तो आप इस तरीके से एंट्रीज को दिखाओगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद में जब भी आपका जो रिडम्पशन है एट प्रीमियम पे किया जाएगा तो हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और पहले भी मैंने आपको बताया, जब भी प्रीमियम किया जाएगा, प्रीमियम आपको चाहे इशू पे हो चाहे आपका रिडम्पशन पे हो, प्रीमियम हमेशा डेबिट में जाता है, और जो आपका डिस्काउंट रहता है वो हमेशा क्रेडिट में जाता है। इस वजह से यहाँ पे प्रीमियम को डेबिट करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पे जो रिडम्पशन है एट प्रीमियम है। उसके बाद है इफ़ रिडम्पशन एट डिस्काउंट, अगर हमने रिडम्पशन एट डिस्काउंट पे किया है तो इस तरीके से दिखाएंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू ग्रेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और ये आपका टाइम आ जाएगा जब आपको इन्वेस्टमेंट को या डिपॉजिट को रियलाइज़ करना है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना रुपये को प्राप्त किया है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, वो कहलाता है आपका रियलाइजेशन। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पेमेंट के टाइम पे, तो हम दिखाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को हमने इसलिए यहाँ पे डेबिट किया है क्योंकि जो हमारा पेमेंट है वो डिबेंचर होल्डर्स को ही किया जाएगा, क्योंकि डिबेंचर जो है हमने इन्हीं को इशू किया था, इस वजह से पेमेंट भी हम इन्हीं को करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा, जब हम डीआरआर के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि फॉर ट्रांसफर ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व ऑन रिडम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर्स, कि जब आप पूरे डिबेंचर्स को रिडीम कर दोगे, रिडम्पशन हो जाएगा, देन उसके बाद में डीआरआर में जो बैलेंस रहेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो यहाँ पे दिखाएंगे हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो इस तरीके से इस पूरे एंट्रीज को कंप्लीट किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा जब वो डीआरआर को यूज़ करते हैं, या उनका जब टाइम आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड फॉर डिबेंचर्स। अब सिंकिंग फंड का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये हमारे 11th-12th में भी आ चुका है, तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, बट यहाँ पे आपको डीपली समझना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार ये रिपीट होते हैं। जैसे कि अभी आप चाहे बीकॉम के आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, तो जब भी आप इस चीज़ को देख रहे हो ये हर बार कहीं ना कहीं रिपीट होता ही रहता है। इस वजह से इस अकाउंट को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखो सिंकिंग फंड है क्या। सिंकिंग फंड एक फंड है, मतलब कि एक टाइप्स है जहाँ पर इसका यूज़ करके एक तरीके से पैसे को, अमाउंट को इकट्ठा किया जाता है। मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि रिडम्पशन के टाइम पे एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होता है जिसके थ्रू आप रिडम्पशन कर सकते हो। तो जब रिडम्पशन का टाइम आएगा, मान लो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद में, तो उस टाइम पे एक ही एकदम से इतना बड़े अमाउंट को लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मान लो अगर हम लाखों की बात करें, मिलियंस की बात करें, तो वहाँ पर इतने बड़े अमाउंट को एक साथ लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से कंपनी क्या करते हैं, सिंकिंग फंड का यूज़ करके, या उसका दूसरे तरीके से भी हम नाम यूज़ कर सकते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन दोनों में से किसी भी नाम का यूज़ किया जा सकता है। इनका यूज़ करके कंपनी क्या करेंगे, हर साल
कुछ ना कुछ रुपए को इकट्ठा करेंगे, उसको वो जो रुपए उन्होंने इकट्ठा किया है उसको किसी दूसरे थर्ड पार्टी के पास में उसको इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट के थ्रू उससे हम ब्याज को कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 1 बाय 1 स्टेप्स के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये देखो कि सिंकिंग फंड है क्या। तो सिंकिंग फंड एक फंड है जहाँ पर हमें एक फिक्स अमाउंट को एवरी ईयर हम वहाँ पर डालते हैं, या बोल सकते हैं वहाँ पर हम ट्रांसफ़र करके उसको हम एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि वो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट रहता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जैसे कि साल के एंड में जो प्रॉफिट रहता है जो कि हमें डिवाइड करना होता है अपने जो भी हमारे पर्सन रहते हैं, जो भी हमारे शेयर होल्डर हो गए या जो भी दूसरे हमारे बिजनेस से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सभी को जो हमें डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो कंपनी क्या करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ अमाउंट को एवरी ईयर निकाल के उसका जो एक फिक्स अमाउंट है उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये होता है आपका सिंकिंग फंड। अब देखो, सिंकिंग फंड को हमने बोल तो दिया कि सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे जस्ट आप ये देखो कि सिंकिंग फंड एक फंड है जहाँ पर हर साल एक फिक्स अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ से? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट में से किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी आप देखोगे सिंकिंग फंड और जब भी आप देखोगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड, तो दोनों को एक ही समझना है। ऐसा मत सोचना कि दोनों अलग अलग अकाउंट है। जैसे कि कोई भी पर्सन हो सकता है, ये हम हो सकते हैं, आप हो सकते हो, जैसे कि जिसके 2 नेम हो जाते हैं, घर पे कुछ और बोलते हैं, स्कूल कॉलेजेस में अलग नाम बोलते हैं। तो जिस तरीके से दोनों नाम है तो हमारे ही सेम, वैसे ही चाहे आप सिंकिंग फंड बोलो चाहे आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड बोलो, दोनों एक ही है। अलग अलग अकाउंट मत सोच रहा, दोनों अकाउंट एक ही है। तो यहाँ पे आपको मीनिंग तो पता चल गया सिंकिंग फंड होता क्या है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बारी आती है कि जब आपने सिंकिंग फंड को क्रिएट कर लिया, इसको प्रॉफिट में से आप ट्रांसफ़र भी करते हो टाइम टू टाइम, देन उसके बाद में जैसे कि मान लो 1 साल हो गया, उसके बाद आपने सिंकिंग फंड में अच्छा खासा बैलेंस बना लिया, आपने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में इसमें जो भी अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी थर्ड पार्टी के पास में, चाहे वो बिजनेस हो सकते हैं, चाहे वो किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकते हैं, या बोल सकते हैं बैंक भी हो सकते हैं, इवन मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर हम उस रुपये को इन्वेस्ट कर देंगे ताकि उसके थ्रू हमें ब्याज मिल सके। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाऊंगी इसके प्रोसीजर के थ्रू। तो सबसे पहले एक नोट्स दिया गया, इसको समझ लो पहले कि अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपके DRF फंड इन्वेस्टमेंट को बनाते टाइम पे, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। अब कैसे करेंगे इसको मैं एंट्रीज के थ्रू आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम पहले प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिंकिंग फंड है वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एनुअल एप्रोप्रिएशन को हमें जो अमाउंट है उसको हमें पहले फाइंड करना होता है, किस तरीके से किया जाता है। तो अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ रिडम्पशन ये हो गया, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम रहेगा और एक्स रिलीवेंट सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू। तो इसके थ्रू इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि साल के एंड में जाके कंपनी क्या करेंगे, जो भी उनका कैलकुलेटेड सम रहता है, जैसे यहाँ पर हमने जो भी सम को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हो सकता है इसको सम करने के बाद 10,000 आता हो, 20,000 आता हो या 30,000 आता हो, मतलब जो भी एक अमाउंट बनता है उसको पहले कंपनी क्या करेंगे, उसको पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद कंपनी क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर में उस अमाउंट को डिविजिबल प्रॉफिट में से निकालेंगे और उसको हम क्रेडिट कर देंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड में या सिंकिंग फंड अकाउंट में। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी इन दोनों में से किसका नाम यूज़ करते हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों का नाम सेम ही है, किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट को पहले फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद उस अमाउंट को डिविजिबल प्रॉफिट में से निकाल के ट्रांसफ़र कर देंगे DRF अकाउंट में या सिंकिंग फंड अकाउंट में। ये 2 स्टेप आपको क्लियर हो गए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया है उसको हम किसी दूसरे बिजनेस में हम सोचेंगे उसको इन्वेस्ट कर दें। तो वो कंपनी पहले अपनी तरफ से एक मीटिंग के थ्रू डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमें एक सही इंटरेस्ट पे मिल सके। तो इतना सब डिसाइड होने के बाद कंपनी क्या करेंगे, जो भी एक अमाउंटिंग है उसका लेस देन होना चाहिए 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स का जो भी वैल्यू बनता है उसका 15% एटलीस्ट होना चाहिए। मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, मान लो
1 लाख का डिबेंचर है तो 1 लाख का पहले 15% निकालो, जो भी अमाउंट बनेगा उतना कम से कम आपका ट्रांसफ़र होना चाहिए सिंकिंग फंड में। ये जो कि आपके कंपनी रूल 2014 के रूल नंबर 18(7) के अंदर आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए कि जो सिंकिंग फंड में से इसमें कितने अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ध्यान रखना डिबेंचर्स का एटलीस्ट कम से कम 15% होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट पे वो भी आपका क्रेडिट किया जाएगा डीआरएफ अकाउंट में और सिंकिंग फंड अकाउंट में। इस लाइन को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि आपने सोच लिया कि 1 लाख का डिवेंचर है, 15% आपने ट्रांसफ़र कर दिया सिंकिंग फंड में। अब सिंकिंग फंड पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को तो आप ट्रांसफ़र करोगे ही करोगे, साथ में जो भी आपको ब्याज मिला उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्याज को अपने पास नहीं रखेंगे, उसको भी हम सिंकिंग फंड में दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सेकेंड साल की बारी आती है, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, जो भी अमाउंट हमें रिसीव होगा इंटरेस्ट के साथ में उसको हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो अमाउंट है वो भी इन्वेस्ट होता रहेगा, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हमारा वहाँ पे इन्वेस्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से कंपनी क्या करते हैं, जितने भी साल के लिए उन्होंने सिंकिंग फंड को बनाया है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 का हो, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कितने साल के लिए बनाती है। तो इस मतलब जितने भी साल के रहेगा इस टाइम तक ये जो प्रोसेस है, यहाँ तक का जो प्रोसेस है रिपीट होता रहेगा। रिपीट होने का मतलब है कि कंपनी हर साल एक अमाउंट को भी ट्रांसफ़र करेंगे और जो उनको ब्याज मिलेगा उसको भी ट्रांसफ़र करते रहेंगे। कहाँ पे, इन्वेस्टर्स के पास में, जिनके पास उन्होंने सिंकिंग फंड के अमाउंट को इन्वेस्ट किया। ये बिल्कुल रिपीट होता रहेगा। देन उसके बाद में हमारा लास्ट ईयर आ जाएगा रिडम्पशन का, जब उस साल जाके हमें रिडम्पशन करना है अपने डिबेंचर्स का। तो इस साल में जाके कंपनी बाद में क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, कि जिनके पास भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था अब उनसे कह देंगे कि हमारा जो साल है वो ख़त्म हो चुका है, या उनके बीच में पहले से ये सब डिसाइड ही रहता है। तो वो जो साल आता है लास्ट साल, जहाँ पे जाके उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच दिया जाता है और जो भी अमाउंट इन्वेस्टर से बनते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा वो कंपनी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ तक की बात हो गई। देन उसके बाद में जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उससे उनको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज़ पर AS 13 के अकॉर्डिंग। या हो सकता है अगर उसको हम प्रैक्टिस के तौर पर ले, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अगर मतलब जो भी एक ट्रांसफ़र का जो एक रूल बनता है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। लेकिन अगर जनरली अगर डेली लाइफ की बात करें या बोल सकते हैं कि कंपनी जिस तरीके से काम को अपनाते हैं, तो कंपनी ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि ये जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस को इसको ट्रांसफ़र करते हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में या सिंकिंग फंड अकाउंट में। उसके बाद फिर सेम वही है कि जो भी आपको मिलेगा उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये आपका कैपिटल नेचर का होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपकी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका नेचर क्या है, तो उसका नेचर है कैपिटल नेचर। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में और जो भी आपका बैलेंस बनेगा DRF अकाउंट में या सिंकिंग फंड में उसको बाद में जाके ट्रांसफ़र कर देंगे हम DRR अकाउंट में, और DRR से भी उसको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जनरल रिजर्व में। ये स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, DRF और सिंकिंग फंड के जो भी बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा DRR में और DRR से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको जनरल रिजर्व में। ये आपको ये जो एंट्रीज करेंगे इसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट आप एक थ्योरी के तौर पर समझो किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। तो ये 11 स्टेप है। इस 11 स्टेप्स के थ्रू कोई भी कंपनी जो है सिंकिंग फंड का यूज़ करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके उसको किसी दूसरे व्यक्ति के पास में इन्वेस्टमेंट करके ब्याज भी लेते हैं और अपने अमाउंट को एक तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं ताकि लास्ट में जाके अपने डिवेंचर्स को पेमेंट कर सके। तो यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट हो गया होगा किसी पॉइंट में, ऐसा हो जाता है कई बार कि सामने वाला पर्सन कितना भी अच्छा से समझाए फिर भी 1-2 डाउट हो ही जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ लेना, किसी भी डाउट को मत रखना, क्योंकि 1 बाय 1 सारे लेसन को हम डिस्कस करेंगे तो आगे जाके हो सकता है अगर आपको यहीं से कन्फ्यूज़न रहेगा तो आगे के लेसन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इस वजह से सारे पॉइंट को बिल्कुल साथ साथ क्लियर करते हुए चलना है, सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना, ताकि इन फ्यूचर जाके अगर आप टीचर बनते हो या अगर आपको किसी को समझाना हो तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि आपको ही ना आता हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ध्यान से समझना, सारे कॉन्सेप्ट को समझ के चलना। और बार बार मैं तो रिपीट करती
रही हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आए, कहीं पे भी कोई छोटा सा भी डाउट क्यों ना हो, आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको उसी सेक्शन में वहीं पे आपको जो भी डाउट रहेगा मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ तक हमारे सारे जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं। अब जाके हमारे जनरल एंट्रीज़ की बारी आती है। अब हम जो भी अब तक मैंने आपको बताया है कि सिंकिंग फंड के बारे में, इनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, एक अकाउंट को ध्यान में रखना। देखो, जब जो भी मैंने आपको स्टेप्स पढ़ाया, जब भी हम इनको करेंगे तो माइंड में प्रोसेस को लेते हुए चला, फर्स्ट साल में क्या करना है, सेकंड साल में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, बिल्कुल माइंड में इसको प्रोसीजर के तौर पर लेके चलना है। तो सबसे पहले साल में क्या बताया था मैंने आपको कि एक अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कहाँ पे, सिंकिंग फंड में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से एक बैलेंस को निकाल के सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद में ये जो मनी है इसको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं और पे, इन्वेस्टमेंट करने की एंट्रीज करेंगे हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और दोनों में से आप किसी भी नाम का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी नाम का यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी होता है ज़्यादातर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो भी आपका रिसीव होगा इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकेंड साल में हमें ब्याज मिलता है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्याज के रुपए को और सिंकिंग फंड का जो भी बैलेंस बनता है 15% दोनों को प्लस करके और यहाँ पे उसको हम फिर से इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पे देखो जो इंटरेस्ट है ये कैलकुलेटेड किया जाएगा पेड अप वैल्यू पे, मतलब जो फेस वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट का उस पर कैलकुलेट किया जाएगा, नोट ऑन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, इसको किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के फेस वैल्यू पे किया जाएगा। उसके बाद में जो भी हमारा इंटरेस्ट रहेगा उसको हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से एंट्रीज को दिखा देंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट होगा, जब भी आपका लास्ट साल आ जाएगा, जब आपका रिडम्पशन का टाइम आएगा फॉर एनुअल एप्रोप्रिएशन फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो आप दिखाओगे सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, और डीआरएफ भी दिखा सकते हो, और मैं डीआरएफ को यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द एनुअल एप्रोप्रिएशन अलोंग विद इंटरेस्ट जो भी रिसीव हुआ उसके साथ में सिंकिंग फंड को इन्वेस्टमेंट करने का, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ तक की बात हो गया, रिपीट होता रहेगा, ये डिपेंड करेगा कंपनी कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। उसके बाद में हमारा लास्ट साल आ जाएगा जब हम सोचेंगे कि अब हमारा रिडम्पशन का टाइम आ गया, तो अब हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो हमें वापस मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा सिंकिंग फंड से तो आप किस तरीके से दिखाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, और डीआरएफ इन्वेस्टमेंट भी दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि अब हमारे पास में मनी आया है। जब भी आपके पास में मनी आएगा कहीं से भी, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे, जब हमारे पास से रुपये जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देन उसके बाद में होगा हमारा फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड में। अब जो भी आपका जो इंटरेस्ट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे सिंकिंग फंड में, तो इस तरीके से एंट्रीज को दिखाएंगे। और लास्ट में जाके जो भी आपका मेन पर्पस रहेगा जैसे रिडम्पशन का, उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो सरप्लस या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और डीआरएफ अकाउंट। उसके बाद में लास्ट में जाके हमारा क्या होगा, फॉर सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब हम साल के एंड में चल रहे हैं तो इस टाइम पे हमें सेल भी तो करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को। तो सेल करने के बाद इस तरीके से आपको मनी रिसीव होगा, तो हम दिखा देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। और इससे जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा, हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए। तो अगर इन केस हमें प्रॉफिट होता है तो हम इस तरीके से एंट्रीज को दिखाएंगे, जैसे कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम दिखाएंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है फॉर मेकिंग द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि अमाउंट को अब हम ड्यू भी तो करेंगे क्योंकि अब जाके जो रुपए है जो हमने इन्वेस्ट किया था वो हमारे पास में आ चुका है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी हो चुका है। मतलब कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था थर्ड पार्टी के पास में वो ऑल ओवर सब कुछ खत्म हो चुका है। अब एक टाइम आ गया जब आपको आपका रुपये जो है डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करना है। तो यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इन्वेस्टमेंट का उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और सारे बैलेंस को अपने पास में रख लोगे। अब टाइम आएगा आपका रिडम्पशन का, तो रिडम्पशन देखो सबसे पहले अगर आपका रिडम्पशन एट पार पे किया जाएगा तो आप लिखोगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगर आपका प्रीमियम पे किया जा रहा है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगर आपका जो पेमेंट है वो डिबेंचर होल्डर्स को जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे दिखाया गया है कि फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, कि हो सकता है कि जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं उस टाइम पे हमें प्रीमियम को पे करना पड़ेगा।
तो हो सकता है कि इफ केस ऑन लॉस ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट वाज नॉट डेबिटेड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन एट द टाइम ऑफ पासिंग द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इस तरीके से हम एंट्रीज को करके दिखाएंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम के टाइम पे हो सकता है हमें लॉस हो जाए, क्योंकि प्रीमियम का मतलब ही है कि आप अपने डिवेंचर्स को जो भी उनका अमाउंट बनता है उससे ज़्यादा रुपये पेमेंट कर रहे हो, तो ज़्यादा रुपये पेमेंट करेंगे तो वो तो हमें लॉस होगा एक तरीके से। तो इसको डेबिटेड तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करके दिखाना पड़ेगा, जो इसकी एंट्रीज है वो हमें पास करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको शो करके दिखाओगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है जो आपका लॉस ऑफ डिबेंचर हुआ है उसको हम डेबिटेड करेंगे, मतलब कि अगर आप डेबिटेड नहीं करते हो तो आपको इस तरीके से एंट्रीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिटेड करते हो फॉर प्रीमियम पेबल के लिए आपके रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पे, तो आपका राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। आप इस तरीके से दिखाओगे सिंकिंग फंड और डीआरएफ अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट होगा फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सिंकिंग फंड और डीआरएफ टू जर्नलिज्म, ये हमारा लास्ट स्टेप है जहाँ पर जाके हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। सिंकिंग फंड का या डीआरएफ अकाउंट का जो भी बैलेंस बचता है उसको हम जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा जिस तरीके से हमने प्रोसीजर में पढ़ा था 1 by 1 सेम उसी तरीके से एंट्रीज को भी कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारे एंट्रीज बिल्कुल फिक्स ऐसे रहते हैं, इसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम इसी तरीके से रहेगा। और जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे जाके सिंकिंग फंड कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न हो गया होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज़ वैसा हुआ नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सिंपल था और आपके सामने ही दिखाई दे रहा। तो इसको इसी तरीके से दिखाते, जस्ट मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि कोई भी जो एंट्रीज है वो क्यों किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा। आप समझते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। इसका मतलब ये है, कन्वर्जन का मतलब ही क्या है, या अगर हम इस सिलेबस से अलग तरीके से बात करें तो कन्वर्जन या कन्वर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में परिवर्तित कर देना, चेंज करवा देना, कि एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करवा देना, यही कहलाता है कन्वर्ट करना या कन्वर्जन करवाना। सेम इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू कंपनी बात करें तो कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक एक्ट ऑफ चेंजिंग है जिसमें आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में चेंज करते हो। तो यहाँ पर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन के अंदर यही है कि जब कन्वर्जन का टाइम आता है, मतलब कि जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो वहाँ पर आप अपने डिबेंचर्स होल्डर के सामने ये ऑप्शन रख दोगे कि आप डिबेंचर्स होल्डर हो, आपको हम पेमेंट नहीं करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है कि आप अपने डिबेंचर्स को अपने शेयर में चेंज करवा लो। तो अब जाके आप डिबेंचर होल्डर से आप बन जाओगे शेयर होल्डर, मतलब कि पहले आप डिबेंचर होल्डर थे, अब अगर आप कन्वर्ट करवा लेते हो तो आप बन जाओगे शेयर होल्डर। चाहे आप इक्विटी शेयर होल्डर में चेंज करवा लो, चाहे आप प्रेफरेंस में करवा लो, ये डिपेंड करता है दोनों की बातचीत पे कि वो किस पे मतलब किस में चेंज करवाना चाहते हैं, बट उनके सामने ही ऑप्शन आ जाता है। यही कहलाता है आपका रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, जिसमें डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा लिया जाता है शेयर्स में। अब जब ये टाइम आता है इशू का टाइम पे, तो कंपनी क्या करते हैं, कई बार स्टार्टिंग में ही कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करते हैं ताकि जो डिबेंचर्स हैं उनके सामने ऑप्शन आ जाए कि रिडम्पशन के टाइम पे वो उनको कन्वर्ट करवा ले इनटू शेयर्स में या किसी नए क्लास के डिबेंचर्स में, मतलब कि दूसरे तरीके के जो डिबेंचर्स होते हैं उसमें भी आप चेंज करवा सकते हो और चाहे तो आप शेयर्स में भी उसको चेंज करवा सकते हो। तो ये आपका कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 71 के सब सेक्शन 1 में दिया गया है कि कंपनी जब भी अपने डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो वहाँ पर उनको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप अपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हम इशू कर रहे हैं, आप चाहे तो अपने पूरे के पूरे डिबेंचर्स को शेयर में चेंज करवा सकते हो और चाहे तो आप आधे डिबेंचर्स को भी अपने शेयर में चेंज करवा सकते हो। ये आपके सामने ऑप्शन है, ये प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा। एक ऑप्शन है जिसमें वो अपने डिबेंचर्स को शेयर में चेंज करवाते हैं, चाहे वो आधे डिबेंचर्स को शेयर में चेंज करवा ले, चाहे वो पूरे के पूरे डिबेंचर्स को भी शेयर में चेंज करवा ले। उसके बाद में कंपनी रूल 2014 के रूल नंबर 18 के सब सेक्शन 7 के अंदर आता है कि कंपनी इन केस जब कंपनी अपने आधे डिबेंचर्स को चेंज करवाते हैं शेयर्स में, तो वहाँ पर कंपनी का जो एक टाइप्स है वो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के अंदर आता है डिबेंचर रिडम्पशन। तो यहाँ पर इन केस में अगर हो सकता है फुली कन्वर्टेबल करवा ले तो वहाँ पर डीआरआर की कोई भी ज़रूरत नहीं रहता। जैसे कि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन का टाइम आता है तो कंपनी सिंकिंग फंड का यूज़ करते हैं, डीआरआर का यूज़ करते हैं, लेकिन
जब कंपनी अपने फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का यूज़ कर रहे हैं कि आप अपने पूरे के पूरे ही डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा लो, तो उस टाइम पे डीआरआर की ज़रूरत नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि जब डिबेंचर्स होल्डर के सामने ऑप्शन है, अब वो ये मानते भी है कि हम अपने पूरे डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवाएंगे शेयर्स में, जब उनको कन्वर्ट ही करवाना है और हमें उनको पेमेंट ही नहीं करना है, तो हम डीआरआर को बना के क्या करेंगे, क्योंकि डीआरआर का तो मेन पर्पस ही यही है ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, और हमें रिडम्पशन तो करना ही नहीं है, हमें तो उनको पेमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो उनको कन्वर्ट करना है। इस वजह से डीआरआर तभी बनाते हैं जब आपका आधा डिबेंचर्स को हम शेयर में चेंज करें या हम पूरे के पूरे डिबेंचर्स को पेमेंट करें, उस टाइम पे ही हम डीआरआर को बनाते हैं। अदरवाइज उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। उसके बाद में देखो कि हो सकता है कि जब डिबेंचर्स को इशू करेंगे अगर डिस्काउंट पे कर दिया जाए, तो जब भी उसको कन्वर्ट करने का टाइम आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कोई एक पर्सन है जो कि डिबेंचर्स होल्डर है, जिसको हमने इशू किया था डिबेंचर्स एट डिस्काउंट पे, लेकिन उसने रिडम्पशन के टाइम से पहले ही अपने डिबेंचर्स को उसने कन्वर्ट करवा लिया शेयर में, इक्विटी शेयर में, तो वहाँ पर जो शेयर्स का वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डिबेंचर्स होल्डर्स के बेस पे उसको कैलकुलेट करेंगे। और कई बार अगर आपको पता हो, याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूँ, ज़्यादातर डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू करने पे रोक लगा हुआ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, बट कई केस में ऐसा हो सकता है जैसे कि स्वीट इक्विटी शेयर हो गए, जहाँ पर हम अपने डिबेंचर्स को या अपने शेयर को उनके एट डिस्काउंट पे भी हम उसको इशू कर सकते हैं। तो एक पॉइंट था, इसको ध्यान में रखना कि जब भी मान लो हो सकता है कोई भी डिबेंचर्स होल्डर्स ऐसे हैं जिनको हमने डिस्काउंट पे इशू किया था और उन्होंने रिडम्पशन के टाइम से पहले ही उसको कन्वर्ट करवा लिया इक्विटी शेयर में, तो उस कंडीशन में जो आपका नंबर ऑफ शेयर है जो कि इशू किया गया था वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द डिबेंचर्स के बेस पे। उसके बाद में ये जो आपका कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का मतलब है क्या। अब उसके बाद में इसके हम एंट्रीज को करेंगे कि किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो सबसे पहले है व्हेन डिबेंचर रिडीमेबल एट पार आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर बिफोर मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी के डेट से पहले ही आपका जो डिबेंचर है जो कि रिडीमेबल होना था एट पार पे, उसको कन्वर्ट करवा लिया गया इक्विटी शेयर में। तो आप किस तरीके से लिखोगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे देखो दिया गया विद नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू को दिखाएंगे, विद डिस्काउंट के साथ में दिखाएंगे, नोट मतलब राइट ऑफ वाले उसको हटा के विद डिस्काउंट के साथ में दिखाएंगे। और यहाँ पे हम राइट ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे राइट ऑफ ना करके सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के वैल्यू को दिखाएंगे और यहाँ पे राइट ऑफ के साथ में डिस्काउंट दोनों के वैल्यू को दिखाएंगे और यहाँ पे हम पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स को दिखाएंगे। उसके बाद में अगर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि व्हेन डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड एट मैच्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर एट प्रीमियम अज्यूमिंग दैट डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, कि हो सकता है कि जो आपका रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे भी तो हो सकता है। तो अगर इन केस प्रीमियम पे होता है और उस टाइम पे उसको हम इक्विटी शेयर में चेंज करवा लेते हैं, तो किस तरीके से दिखाएंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद में इसके साथ में जो सेकेंड एंट्रीज को करेंगे, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। उसके बाद में नोट्स के तौर पर दिया गया है कि जो आपका नंबर ऑफ शेयर रहेगा, नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर टू बी इशू, ये किस तरीके से किया जाएगा, वो इक्वल माना जाएगा अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, कि मतलब कि नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर जितना इशू किया गया था वो अमाउंट ड्यू की डिबेंचर्स होल्डर के बराबर माना जाएगा और वो इशू प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ न्यू डिबेंचर्स के रूप में माना जाएगा। ये नोट्स के तौर पर बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपकी इस जो जनरल एंट्रीज है इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ में समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। इसका मतलब ये है कि कई बार कंपनी का मेन पर्पस ये हो सकता है कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन तो किया जाएगा लेकिन ओपन मार्केट में से उसको परचेज करके कंपनी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वो उनका जो मेन मोटिव है या मेन जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपने डिवेंचर्स को परचेज करके उसको कैंसिलेशन कर देना, उसको कैंसिल कर देना, या हो सकता है कि अपने डिवेंचर्स को परचेज करके उसको इन्वेस्ट कर ले, मतलब कहीं और जाके उसको इन्वेस्ट कर ले। तो ये ओपन मार्केट से जब भी इसको परचेज करते हैं दो इस तरीके से उनके दो एक ऑप्शन हो जाते हैं कि दोनों में से किसी का भी यूज़ वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कंपनी के आर्टिकल्स में इस चीज़ को ऑथोराइज करवाया जाता है कि डिवेंचर्स को डेट, जैसे कि
डिबेंचर्स का जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो कंपनी ओपन मार्केट का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले उनको किस तरीके से सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है या कौन से मेथड को यूज़ करना है, तो इसको हम ओपन मार्केट के अंदर समझेंगे। और ये जो मेथड है आपका रिडम्पशन का इज ऑल्सो नोन एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका सेकंड नाम ये भी है, 1 मिनट में आपको हाईलाइट कर देती हूँ। तो इससे आपको नोट्स में जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा इसको समझना कि इस मेथड को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यहाँ पर कंपनी जब भी इस मेथड को यूज़ करते हैं तो कंपनी के सामने काफ़ी एक फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, कंपनी को एक काफ़ी सस्ते रेट पे मिल जाते हैं क्योंकि वो अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में से परचेज करते हैं। तो जब इस तरीके के ऑप्शन को कंपनी अपनाएंगे या ओपन मार्केट का यूज़ करेंगे तो कंपनी के सामने में 2 पर्पस रहेगा या 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, या कह सकते हैं 2 प्लानिंग है। कैसे प्लानिंग है? सबसे पहले ये है कि परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, कि उनका जो मेन पर्पस है डिबेंचर्स को परचेज करने का वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करके उसको कैंसिल कर देना। अब कैंसिल कैसे करते हैं या क्यों करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे जस्ट मैं आपको रीड करके बता रही हूँ कि उनका जो मेन पर्पस है वो कैंसिल करने का हो सकता है, और उनका जो सेकंड पर्पस है या सेकंड प्लानिंग है परचेज ऑफ डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट, कि अब उनका मन ये है कि हम अपने डिबेंचर्स को परचेज करके एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखें। तो ये 2 इनका मेन पर्पस रहता है। सबसे पहले जो मैंने आपको पर्पस बताया परचेज ऑफ डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, कि कैंसिलेशन का उनका मेन पर्पस कैसे हो सकता है। देखो, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आउन डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स अकाउंट रहते हैं यहाँ पर इसको डेबिटेड किया जाता है आउन डिबेंचर्स अकाउंट के तौर पर, इसको क्रेडिट किया जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी क्या करे, अपने डिबेंचर्स को एक तरीके से परचेज करेंगे, डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेंगे, उनसे सस्ते रेट में डिबेंचर्स को खरीद लेंगे और कंपनी में आने के बाद उसको हम कैंसिल कर देंगे। इससे क्या होगा, एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये है कि अपने ही डिबेंचर्स होल्डर को जब हम पेमेंट करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तो सस्ते रेट पे उसको हम परचेज़ कर लेते। जैसे कि रिडम्पशन तो होगा बड़े अमाउंट में, लेकिन उसको हम परचेज़ कर लेते थोड़े से कम अमाउंट में। तो इस वजह से कैंसिलेशन का ये फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद में दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस बताएं, जैसे कि कैंसिलेशन से भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं और इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। दोनों का अलग अलग पर्पस रहता है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद में देख लो, जब उसको कैंसिल किया जाएगा तो किस तरीके से एंट्रीज को दिखाएंगे। सबसे पहले जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है उसको हम सेल करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। उसके बाद में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा सेलिंग ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो हम लिखेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम लिखेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। उसके बाद में जब आपका कैंसिलेशन का टाइम आएगा, मतलब कि आपने फॉर परचेज तो कर लिया, एंड कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर पेबल एट नॉमिनल वैल्यू। अब आप नॉमिनल वैल्यू पे डिबेंचर्स को कैंसिलेशन के लिए परचेज करोगे। तो सबसे पहले जब आप उसको परचेज करोगे नॉमिनल वैल्यू पे, तो आप लिखोगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने डिबेंचर्स को परचेज किया है, इस वजह से डेबिट में आपकी तरफ से पैसा चला गया, अमाउंट चला गया, इस वजह से टू बैंक क्रेडिट में। उसके बाद में जो भी आपका वैन परचेज एट लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से कम वैल्यू पे अगर आपने उसको परचेज कर लिया तो आप इस तरीके से दिखाओगे। अगर आपने नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे उसको परचेज कर लिया तो आप इस तरीके से दिखाओगे। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट के केस में इस तरीके से दिखाएंगे, लॉस के केस में इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सिंकिंग फंड को जब आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो आप लिखोगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में। तो इस तरीके से पूरा परचेजिंग होता है कैंसिलेशन करने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है परचेज ऑफ आउन डिबेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स को परचेज करके उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखेंगे। तो ये जो मेथड है जैसे कि डिबेंचर को परचेज करना इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ज़्यादातर इसको हम कहते हैं आउन डिबेंचर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है एक तरीके से वो हमारे डिबेंचर्स बन गए, क्योंकि हमने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया है। तो इन्वेस्टमेंट इन आउन डिबेंचर्स का यूज़ किया जाता है फॉर द टाइम ऑफ कैंसिलेशन के टाइम तक। और ये जो अमाउंट है, जो बैलेंस है, इसको हम हमेशा दिखाते हैं एसेट्स के अंदर, जो आपका हेडिंग रहता है इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, वहाँ पर इसको दिखाते हैं। क्योंकि जब भी आपने डिबेंचर्स को परचेज किया एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो एक तरीके से वो आपका इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा जब तक आप उसको कैंसिल नहीं कर देते हो। इस वजह से इसको हम एसेट्स में दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स कॉलम में अंडर इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब आप अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करते हो तो ये बिल्कुल सेम वही माना जाएगा जब आप किसी दूसरे
इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हो, मतलब कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी की इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हो वो भी आपका सेम ही है, और जब आप अपने ही डिवेंचर्स को परचेज करते हो दोनों का जो मेन पर्पस है अलग अलग है, बट दोनों को एक ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने कैंसिल नहीं किया, और जब तक आपने कैंसिल नहीं किया तब तक आपका इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, चाहे आप अपने ही डिवेंचर्स को क्यों ना परचेज कर लो। बस बेसिक सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट ना करके आपको डेबिट क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इन आउन डिवेंचर अकाउंट या आउन डिवेंचर अकाउंट एट कॉस्ट। आपको बस ये आपको एंट्रीज में करने में डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पर जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि अब आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट ना करके इन्वेस्टमेंट इन आउन डिवेंचर्स को डेबिट करना, बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों को एक ही पर्पस के लिए माना जाता है। अब यहाँ पे देखो एंट्रीज को दिखाएंगे, किस तरीके से दिखाएंगे, सेलिंग के टाइम पे इस तरीके से एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे, और जब उसका परचेसिंग रहेगा आउन डिवेंचर्स का एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो इस तरीके से हम इसको शो करके दिखाएंगे। उसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट रहेगा, फॉर इंटरेस्ट पेड टू आउटसाइड डिबेंचर होल्डर्स और इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट पेड अप करना पड़ेगा हमें डिबेंचर्स होल्डर को, और साथ ही साथ हमारे डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो हम इस तरीके से इसके एंट्रीज को दिखाएंगे। लास्ट में जाकर जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, सिंकिंग फंड अकाउंट में, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स टू सिंकिंग फंड अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। और जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे कि अब आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल का टाइम आएगा जब अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करके एक टाइम आने पर उसको कैंसिल करोगे, क्योंकि ओपन मार्केट से हम इसीलिए परचेज करते हैं ताकि एक टाइम आ जाए जब हमारा मन करे या कंपनी के अकॉर्डिंग जब भी उनका टाइम आ जाए तो उसको कैंसिल कर सके। तो जब आप अपने डिबेंचर्स को कैंसिलेशन करोगे एट पार पे तो वहाँ पर आपको हो सकता है प्रॉफिट और लॉस हो, तो अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप इस तरीके से एंट्रीज को दिखाओगे, अगर आपका लॉस होता है तो इस तरीके से दिखाओगे, और लास्ट में जाके जो भी आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट है ऑन रिडम्पशन का उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। ये हमेशा फिक्स होता है, जब भी आपका पूरा एंट्रीज कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद में जो भी बैलेंस बचता है उसको हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप डीआरएफ अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको सबसे पहले तो आपको डीआरआर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और डीआरआर में ट्रांसफ़र करने के बाद जो बैलेंस है वो आपको लास्ट में जाके जीआर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से उसको ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप एंट्रीज करोगे डीआरआर में, एंट्रीज को पास करने का तो आप लिखोगे डीआरएफ अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, और बाद में जब आपका डीआरआर कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम डीआरआर का जो भी बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। और उसके बाद में व्हेन डायरेक्ट एंट्रीज पास, अगर हम चाहे तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ के एंट्रीज को ये जो फर्स्ट टाइम पे जो डेबिट हुआ है इसको हम क्यों ना सीधा जनरल रिजर्व में क्रेडिट कर दें, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये लास्ट स्टेप था, यहाँ पर जैसे जैसे जो एंट्रीज है इसको कंप्लीट करके इस तरीके से दिखाया जाता है। देन उसके बाद में हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया इस लेसन का, मतलब कि इसके बाद हमारा जो ये लेसन है कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स, कि जो भी हमारा आउन डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट बनता है या जो डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको ट्रीट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखो जो इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर है जिसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स अकाउंट में, क्योंकि ये एक इनकम होता है कंपनी के लिए। इस वजह से ये जो इनकम को अर्न किया गया है ये बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू किया गया है, मतलब कि इंटरेस्ट के तौर पर ही इस इनकम को क्रिएट किया गया है। इस वजह से इसको बाद में ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स बनता है जिसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इसको ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स अकाउंट में, क्योंकि ये एक इनकम है कंपनी के लिए, और इस वजह से इनकम को हम बाद में जाके ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद जो हमारा सेकंड है कि अगर अपने ही डिबेंचर्स को रीसोल्ड कर दिया गया है कंपनी के द्वारा, रीसोल्ड का मतलब क्या होता है कि एक बार उसको खरीद के दोबारा से उसको बेच देना, तो अपने ही डिबेंचर्स को अगर रीसोल्ड कर दिया गया है कंपनी के द्वारा देन इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ सेल टिल इंटरेस्ट, तो ये जो अमाउंट रहेगा यहाँ तक का ये इसको ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स अकाउंट में। मतलब कि अगर अपने ही डिबेंचर्स को रीसोल्ड किया जाता है कंपनी के द्वारा तो इस पर जो भी एक ब्याज मिलता है वो एक इनकम के तौर पर है, इस वजह से उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स अकाउंट में। और अगर जो थर्ड एक पॉइंट ये भी हो सकता है, थर्ड केस में ये भी हो सकता है कि इफ़ डिबेंचर्स आर कैंसल देन इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स इज रिकॉर्डेड ओनली अप टू डेट ऑफ कैंसिलेशन, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो डिबेंचर्स है वो कैंसिलेशन तो किए गए हैं लेकिन जो इसके साथ में जो इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स है इसको रिकॉर्डेड किया जाएगा ओनली अप टू डेट ऑफ कैंसिलेशन के।
सो यहाँ पे जाके हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हो गया, मतलब ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो फीडबैक के तौर पर ज़रूर बताना कि क्लासेस आपको कैसा लगा। तो क्लासेस को लाइक भी ज़रूर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। साथ इसको शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए ये हेल्पफुल हो जाए क्लास। तो शेयर भी ज़रूर कर देना और आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना। साथ ही अगर क्लासेस के बीच में कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो गया होगा, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सॉल्व कर दूँगी। और साथ ही साथ अगर कोई सजेशन होगा तो उसको सेकंड वीडियो में आपको वो सजेशन इम्प्लीमेंट के तौर पर मिल जाएगा। तो ज़रूर बताना फीडबैक के तौर पर क्लासेस कैसे लगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन को। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।